अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है। एक ओर पुरु के निश्चय पर धनानंद की असुरक्षा की भावना की परछाई पड़ रही थी, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर के आक्रमण का संकट गहरा रहा था। अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहा अलेक्जेंडर उस मार्ग को ढूंढ रहा था जहां से सेना समेत मुझे पार कर सके, और उसके इस प्रयास में सेल्यूकस भी उसके साथ ही था। दिन बीत रहे थे, पर अलेक्जेंडर का निश्चय बीतने का नाम नहीं ले रहा था। हर सांझ सूर्य भी थककर सो जाता, पर अलेक्जेंडर विश्राम लेने को सज्ज नहीं था, और पौरव राष्ट्र का सुरक्षित मार्ग ढूंढने में उसके सैनिक अधिक से अधिक जुटते गए। महीनों तक अलेक्जेंडर और उसकी सेना दिन रात उत्तर दक्षिण हर ओर मार्ग खोजते रहे। उसने अपने सैनिकों के जीवन को दांव पर लगाकर उन्हें गहरे पानी में भेजा, जहां उन्हें मेरी ऊंची नीची और भयानक धाराओं का सामना करना पड़ा। तपती धूप हो या ठिठुराने वाले ठंडे पानी की वर्षा, कोई अलेक्जेंडर के हौसलों को मात नहीं दे पा रहा था। अलेक्जेंडर न स्वयं विश्राम को सज्ज था, न ही किसी को करने दे रहा था। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं अलेक्जेंडर को अपनी लहरों द्वारा रोक सकूं, तब तक जब तक कि पुरु इस युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज ना हो जाए। अलेक्जेंडर थक नहीं रहा था, तो विश्राम पुरु भी नहीं कर रहा था। सिकंदर के विरुद्ध वो पूरे भारत को एकजुट करने में लगा था। पुरु के नेतृत्व में धीरे धीरे भारत एकता के सूत्र में बंध रहा था। अखंड भारत का स्वप्न साकार होने लगा था। पर पुरु की बढ़ती लोकप्रियता धनानंद की आंखों में अब शूल की भांति चुभने लगी थी। पुरु के बढ़ते तेज से धनानंद विचलित हो रहा था। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की असुरक्षा की चिंगारी भविष्य में भयानक ज्वाला का रूप ले सकती है, परंतु उनके पास ना धनानंद का कोई उपचार था और ना ही अलेक्जेंडर के प्रयासों का कोई तोड़। समय चक्र घूमता रहा, किंतु अलेक्जेंडर का प्रयास चक्र थम नहीं रहा था। कहते हैं ना, यदि आप किसी वस्तु को दृढ़ता से तलाश करो तो वो भी आपको खोजना प्रारंभ कर देती है। आखिर मुकद्दर ने सिकंदर से हार मानी। वहां! और 6 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे मार्ग मिला। यही वो जगह है जहां से हम झेलम पार करेंगे। इसी टापू पर हम अपनी छावनी बनाएंगे, जहां से हम आसानी से झेलम पार कर जाएंगे। ये जगह हमारी छावनी से काफी दूर है शाह। यहाँ छावनी बनाने से पहले हमें इसका मुआयना करना पड़ेगा, जैसे दरिया की गहराई और लहरों की तेजी मापनी पड़ेगी। वो तक और बुलाओ। नहीं सेल्यूकस, इस जगह का मुआयना मैं खुद करूंगा। लेकिन शाह, इसमें खतरा है। आप क्यों जाएंगे? हमारी फौज के गोताखोर काम कर देंगे।
जिंदगी का दरख्त खतरों की जमीन पर पनपता है फेस्टियन, और जिंदगी उसके आगे झुकती है जो खतरों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। अपने अंदर के खौफ को छिपाने के लिए हम अक्सर नामुमकिन लफ्ज का सहारा लेते हैं। छोड़ दो इस लफ्ज की बैसाखी, फिर इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए चलो आगे और चौंध दो उस झेलम का सीना। चलो उस टापू पे जहां से मैं उस भारत पर हमला करने वाला। चलो। ये शांति, ये तूफान के आने से पहले का मौन है आचार्य। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां झेलम मुझे संदेश देने का प्रयत्न कर रही है कि जो युद्ध पिछले 6 महीने से मौन है वो किसी भी क्षण जग सकता है। हमें अपनी सेनाओं को सच रखना होगा। पुरु, इन सब अलग अलग राज्यों की सेनाओं को एक साथ एक ही युद्ध के लिए एकत्रित करना अत्यंत सराहनीय प्रयास है, परंतु मेरे विचार से मगध की सेना को इन सब सेनाओं से अलग रखना ही उचित होगा। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझ सकता हूं आचार्य, किंतु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। मगध की सेना हमारे बल का मेरुदंड है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। पुरु, देश के प्रति तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य परायणता सराहनीय है, परंतु स्मरण रहे हमारे इसी देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और युद्ध के ये बादल कहां बरसेंगे ये केवल पवन की गति तय करेगी। और मुझे पवन की गति बदलने का आभास हो रहा है। धनानंद जैसा शत्रु मित्रता का कितना भी आश्वासन क्यों ना दे दे, परंतु उसके प्रति सतर्कता बरतने में कोई हानि नहीं बुरु। यदि हम स्वयं उन पर विश्वास न कर सके तो उन प्रयासों और बलिदानों का कोई अर्थ नहीं जो हमने अखंड भारत की रचना के लिए दिए हैं। भारत एक होगा विश्वास की डोर से, संदेह के कुल्हाड़ी से हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मुझे आभास है कि सम्राट इस बात से प्रसन्न नहीं कि हमने अन्य राजाओं के साथ संधि की है। उनकी असहिष्णुता की भावनाएं छिप नहीं सकी मुझसे, किंतु यह भी सत्य है आचार्य कि मगध की सेना के सहयोग के बिना हम अलेक्जेंडर को परास्त नहीं कर सकेंगे। यदि मगध पीछे हट गया
तो अलेक्जेंडर की सेना का टूटा मनोबल फिर से एक हो जाएगा और तब अपनी मातृभूमि की रक्षा करना कठिन सिद्ध होगा। किंतु आपका सुझाव उचित था। मैं मगध की सेना को ऐसे मोर्चे पर रखूंगा कि अन्य सहायक सेनाओं के संपर्क में ना रहे। उस सेना का उपयोग केवल अतिरिक्त सुरक्षा बल के रूप में आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा, क्योंकि यदि अलेक्जेंडर इतने लंबे समय से शांत बैठा है तो वो कोई बड़ा और भयंकर खेल अवश्य खेलेगा और मैं उसके लिए सच हूं। इस रस्सी के सहारे आगे चलो सेल्यूकस, और हमारी आधी फौज को इसी रास्ते से आगे लेकर आ। हेफेस्टियन, तुम बाकी की फौज के साथ जमीनी रास्ते से आगे बढ़ो और पूरा मुल्क पहुंचो। हम अचानक हमला करके उन्हें तबाह कर देंगे। खेल का आखिरी मंजर अब शुरू हुआ पोरस।